नमस्कार मित्रों, मैं एक शराबी हूँ। मेरा नाम बाबू है। हाय बाबू भाई। हेलो, हाँ बाबू भाई। हाय हाय हाय। ऊपर वाले की असीम कृपा है। आप लोगों की सुंदर फेलोशिप के कारण मैंने आज अभी तक शराब नहीं पी है, और शराब नहीं पीने के कारण खुश हूं। मित्रों, कुछ अरसे से मैं थोड़ा सा ऑनलाइन मीटिंग से गायब था। उसका कारण बहुत लोगों को पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ। मेरी बीवी बहुत सख्त बीमार थी, और अंत में उसका देहांत हो गया पिछले 28 सितंबर को। ऊपर वाले ने मुझे इस अल्कोहलिक्स अनोनिमस में रखा, इसलिए आज भी मैं यहाँ हूँ। उसकी मर्जी के बगैर कुछ होता नहीं है। पूरी मेहनत करने के बाद भी जो होना था वही हुआ। ये ऊपर वाले का फैसला भी मुझे आज स्वीकार है। इसका कारण ही ये है कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस के इस प्रोग्राम में मौजूद हूँ। अपने खैर मित्रों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के पहले जो मेरी पर्सनालिटी थी, पर्सनालिटी का मतलब ही बाहरी दिखावा, ऐसी हमारी सोच होती है। मैंने कैसे दिखना चाहिए, भौतिक चीजों से अपने आप को सजा के, अपनी दुनिया को सजा के मैं दिखता कैसा हूँ, या मेरी दुनिया कैसी अच्छी दिखे, इसी बात की तरफ अक्सर मेरा ध्यान रहता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि पर्सनालिटी का मतलब वो नहीं है जो बाहरी चीजें मैं सोच रहा हूँ। मेरी इनर पर्सनालिटी जिसको बोलते हैं ना, मेरा अंदर अंदर से मुझ में बदलाव आना जरूरी, मेरी सोच में बदलाव आना चाहिए, तो ही मेरी दुनिया में बदलाव आएगा। अन्यथा मैं फिर से भटक जाऊंगा। तो पर्सनालिटी जो चेंज है, वो चेंज करने में भी अभी सुधीर भाई ने बताया, सारी चीजें मेरे हाथ में तो है, लेकिन मुझे आशीर्वाद की जरूरत है, ऊपर वाले इस आध्यात्मिक प्रोग्राम की जरूरत है, ये फेलोशिप की जरूरत है मुझे। इसलिए क्योंकि मैं अल्कोहलिक, शायद जो अल्कोहलिक नहीं है वो बाहर कहीं और से अपने आप को ठीक कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये प्रोग्राम है, ये मेरे समझ में आता है। मेरी भी पर्सनालिटी बड़ी आड़ी टेढ़ी थी। शराब पी के सारी गड़बड़े मैं कर ही रहा था, पूरी मेरी दुनिया खराब थी, फिर भी मैं मानने के लिए तैयार नहीं था। घर में मैं बराबर जाता भी नहीं था, घर में भी बड़े प्रॉब्लम थे। जहां मैं काम करता था वहां भी लोग परेशान हो गए थे मेरे वजह से। रिश्तेदारियों में भी कोई रिश्ता मैं ठीक से निभाता नहीं था, समझ में ही नहीं आती थी रिश्तेदारी, कोई किसी को रिस्पेक्ट नहीं देता था। मेरे मुर्गी की एक टांग, यही मेरी सोच थी। जो मैं बोलूंगा वो होनी चाहिए, वो सारी बातें अगर नहीं हुई तो मैं डिस्टर्ब हो जाता था, और फिर लोगों को अपनी बात मनवाने की कोशिश करता था, और वो भी शराब पी के। कुछ लोग मानते थे जो मुझ पर डिपेंड है वो, और ज्यादा से ज्यादा लोग नहीं मानते थे। हर जगह मेरे बारे में नाराजगी थी, तकलीफें थी, मैंने लोगों की जिंदगी खराब कर रखी थी। ये सारी जो मेरी पर्सनालिटी थी ना, वो तैयार हुई थी मेरी उस फेलोशिप के कारण, जो मैं बचपने से जिन लोगों में रहता था, जिस सराउंडिंग में रहता था, उन्हीं सारी चीजों की वजह से मेरी सोच आड़ी टेढ़ी तैयार हो गई थी। और मैं सोचता था कि मेरी बात सब लोगों ने माननी चाहिए, तो मैं एक अच्छा इंसान कहलाऊंगा, तो ये सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद ये सोच ही मेरी बदल गई, लेकिन इसको काफी अरसा लगा। ये इतना आसान नहीं है मित्रों। मेरे साथ तो शुरू से ही प्रॉब्लम, अभी मेरी उम्र भी 22 साल की थी जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया। पुलिस केस भी बहुत सारी मेरे पे थी। पुलिस से घर आंगन, पुलिस कोर्ट, ये सारी चीजें जो थी ना, मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी उन दिनों। आसानी से मैं सबको हैंडल कर लेता था। यानी सारी गलत चीजें मेरे साथ चली रही थी, लेकिन फिर भी मुझे लगता था लोगों की गलतियां हैं, लोगों की गलतियों के कारण ये सारी चीजें हो रही। अरे भाई, मैं करता क्या हूँ? मैं सिर्फ शराब ही पीता हूँ ना। अगर किसी ने मुझे कुछ आड़ा टेढ़ा बोला तो मैं गाली देना तो मेरा बनता ही है, उस पर हाथ उठाना भी मेरा बनता है। उसने ऐसा करना नहीं था, उसने ऐसा क्यों किया, इधर मैं जाता ही नहीं, चाहे वो घर में हो, ऑफिस में हो, बाहर हो, मोहल्ले में हो, रिश्तेदारी में, कहीं पर भी। परिणाम मेरे सामने थे, जिंदगी दोबर हो गई थी मेरी, पूरी गड़बड़ी गड़बड़ चल रही थी। फिर भी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि गलतियां मेरी है। जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया था। और जब मैं प्रोग्राम में आया, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, तब भी मुझे अल्कोहलिज्म ही समझ में नहीं आ रहा। मैं मेडिकल फील्ड से हूँ, बहुत सारे डॉक्टर लोग पहचान के थे, उन्होंने कभी मुझे बताया नहीं था कि शराब पीना कोई बीमारी हो सकती है। जब यहाँ मैंने सुना तो मैं डॉक्टर के पास गया, जो हमारे मानसिक तज्ञ थे, उनसे पूछा, यार ये सही है क्या कि अल्कोहलिज्म नाम की कोई बीमारी होती है, और ये फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल है? तो उन्होंने बताया बिल्कुल सही बात है। अरे मैं बोला, भाई फिर अभी तक मुझे बताया क्यों नहीं यार आपने? बोले, आपने पूछा ही नहीं, और हम सबको बताते थोड़ी फिरते हैं। तो इस किस्म से, यानी मैं ए में सुन के, और मुझे उसको कंफर्म करने के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ा। बोले चलो भाई, ये बीमारी सुनते हैं कैसी होती। और धीरे धीरे इस बीमारी के बारे में मुझे पता चला, अपने ही बारे में। मेरे ही अंदर इतनी सारी बीमारियों के जो बीमारियां मौजूद थी, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, ये तो तीन ही चीजें बताई जाती है इधर मुख्य तौर पे।
लेकिन ये पारिवारिक भी है, ये फाइनेंशियल भी है, ये व्यक्तिगत भी है, ये समाज के लिए मैं एक एंटी सोशल व्यक्ति बन गया था, ऑफिस के लिए मैं उनका दुश्मन हो गया था। हर जगह बीमारी मेरे साथ ही साथ चलती थी। मेरे बोलने में बीमारी, मेरे चलने में बीमारी, मेरे खाने में बीमारी, मेरे बातचीत में बीमारी, हर जगह मेरी पूरी पर्सनालिटी बीमार थी, पूरी की पूरी। लेकिन फिर भी मुझे समझ में आ नहीं रही थी बात। दरअसल अल्कोहलिज्म, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में जितने अच्छे ढंग से शेयर होता है कहीं और तो होता नहीं, मगर इसके बावजूद भी हर बार जैसे जैसे मेरी समस्याएं बढ़ती है या कुछ घटना होती है, नई बीमारी मुझे मेरे बारे में समझ में आता है, नई चीजें मेरे अंदर से निकलती है। इसीलिए इस बीमारी के जो ये जो इस बीमारी का जो स्वरूप है वो इतना ज्यादा विस्तृत है। हर एक व्यक्ति का बात ऐसी है कि हर व्यक्ति को अलग अलग ये बीमारी हुई है, क्योंकि यहाँ पर्सनालिटी का प्रॉब्लम। मैं जिस एरिया से आता हूँ वहाँ मुझे अलग ढंग से बीमारी हुई है। ऐसे लोग भी हमने अल्कोहलिक्स अनोनिमस में देखे जो बहुत पहले से अध्यात्म में है, बहुत अच्छे से ईश्वर को जानते हैं, आध्यात्मिकता पर चलते हैं, फिर भी उनको अल्कोहलिक्स अनोनिमस की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोग भी यहाँ हमको देखने को मिलते हैं। बहुत एजुकेटेड भी है, बहुत एजेड लोग भी इधर आते हैं। अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से ये बीमारी ने मारा है, लेकिन अगर ये बीमारी मैं मानूंगा ही नहीं तो इसका इलाज कैसे होगा? मुझे स्वीकार होनी चाहिए ना। पहली बात तो यह है कि ये बीमारी मुझे स्वीकार होना चाहिए। बात सिर्फ इस बीमारी को स्वीकार करके भी चलती नहीं है। सिर्फ मैंने स्वीकार कर लिया ये बीमारी मुझे हुई है, यहाँ बात खत्म नहीं होती है। तो इस बीमारी का इलाज भी करना पड़ेगा ना, और हर उस धरातल पे करना पड़ेगा जहां जहां मुझे प्रॉब्लम है, जहां जहां तकलीफ है, बीमारी जहां जहां घुसी हुई है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में ये जो रिकवरी का प्रोसेस है या पर्सनालिटी चेंज करने का प्रोसेस है, जैसे सुधीर भाई ने बताया, अलग अलग नाम हम देते हैं या दिया गया है अल्कोहलिक्स अनोनिमस, बात एक ही है। तो एक वो मुझे अगर चेंज करना है कभी कंप्लीट, मैं क्या करता हूँ, कंप्लीट चेंज करता नहीं। मेरी जो जहां जहां बड़े बड़े गड्ढे हुए हैं ना जीवन में, वहां वहां ठीक करने की कोशिश करता हूँ। बहुत कर्जा हो गया है, फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम आ गए हैं, तो फाइनेंशियल एरिया में मैं काम करना ज्यादा चालू करता हूँ। ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लिया मैंने, ज्यादा पैसे मेरे पास आ गए, तो मुझे लगता है मेरी बीमारी खत्म हो गई। या मेरे रिश्तेदारों में रिश्ते में अगर कुछ दूरियां हो गई है, मैं जाके उनसे माफी मांग लिया, रिश्तेदारी ठीक हो रही थोड़ी थोड़ी, तो मुझे लगता है अब मैं रिकवर हो गया हूँ। तो इस किस्म से कुछ जगह पर मैं ठीक करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर प्रॉब्लम क्यों है? बहुत सारे लोग ये सारी चीजें करने के बाद भी हमारे यहाँ ऐसे लोग भी हम देखते हैं कि बेचारे फटी चप्पल से आए थे, फटे कपड़ों से आए थे, आज उनके पास कारें हैं, बंगले हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन वो खुश क्यों नहीं है? उनसे जब हम लोग बातचीत करते हैं या उनकी शेयरिंग आती है तो पता चलता है कि अभी भी प्रॉब्लम है, शिकायत है। ऐसा क्यों? तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जवाब ये है, जो मुझे समझता है, कि जहां जहां प्रॉब्लम है वहां मैंने काम नहीं किया है। मैंने सिर्फ ऊपर ऊपर काम किया है, इस बीमारी के डीप में मैं गया नहीं हूँ मेरे ही बारे में। अभी एम आने के बाद भी ये ऑनलाइन मीटिंग तो अभी कोविड के बाद शुरू हुई, इसके पहले हम लोग व्यक्तिगत लेवल पे मीटिंगों में जाते थे, जाते हैं अभी भी। मैं आज ही मीटिंग गया था। तो ये जो चीजें हैं हम लोगों को देखने को मिलती है अल्कोहलिक्स अनोनिमस में। तो मैन टू मैन जब कांटेक्ट होता है और हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो हमको ये पता चलता है कि बहुत साल शराब से दूर रहने के बाद भी लोग खुश क्यों नहीं है अल्कोहलिक्स अनोनिमस। जवाब एक ही है कि प्रोग्राम हम ले नहीं पा रहे थे। उसका उसको मुझे सर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है, मुझे शिकायत क्यों है, कंप्लेंट क्यों है। कभी बीवी के बारे में, कभी बच्चों के बारे में, कभी फाइनेंस के बारे में, कभी पड़ोसियों के बारे में, कभी रिश्तेदारियों के बारे में, और फिर कभी अल्कोहलिक्स अनोनिमस के बारे में, फिर कभी भगवान के बारे में भी। भगवान मेरी सुनता नहीं, भगवान ने मेरे साथ गलत कर दिया। तो ऐसी अनेकों शिकायतें आज भी यदि मेरे पास है, मेरे मन में है, तो ये प्रोग्राम बोलता है कि भाई गड़बड़ है आपके प्रोग्राम लेने में, आप रुको, थोड़ा सा रुक जाओ, घाई मत करो प्रोग्राम लेने में, और अपने आप को ढूंढने की कोशिश करो कि गड़बड़ कहाँ है। तो मित्रों, मेरा तो पहले कदम से ही मुजोरी शुरू हो गई थी, जिसको मुजोरी बोलते हैं ना। अरे हट, ये बीमारी होती नहीं है, बड़ी मुश्किल से बीमारी को मुझे मानना पड़ा, अभी मजबूरी थी, अब बीमारी की चपेट में घुस गए हम, बीमारी हो गई है तो उसको ठीक करना है भाई। तो मुझे लगता था मैं शराब छोड़ने के लिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया हूँ। चलो चलो, शुरुआत में शराब बंद हो गई। फिर मुझे बताया गया थोड़ा आपको नम्रता से बात करना पड़ेगा, नम्र रहना पड़ेगा, ईमानदार रहना पड़ेगा। मैं तुरंत हर एक चीज के लिए ना स्पॉन्सर के पास दौड़ जाता था। स्पॉन्सर को मैंने सीधा बोला, यार ये क्या लगा है यार,
मैं इधर दारू छोड़ने के लिए आया, आप बोल रहे हैं कि तो ईमानदार रहो, नम्र हो जाओ, इसकी क्या जरूरत है? अरे ये दुनिया मानती थोड़ी है, इनको तो हंटर की भाषा समझती है, इनको तो गालियों की भाषा समझती है। अगर मैं इनसे नम्र हो जाऊंगा तो गड़बड़ हो जाएंगी, ये लोग सुनेंगे नहीं, मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। मैं शराब छोड़ने के लिए आया था, अभी ये आप मेरे को क्या साधु वाधु बनाओगे क्या भाई? तो ये मैंने मेरे स्पॉन्सर से ऐसा बोला, तो मेरे स्पॉन्सर ने बोला था भाई ऐसा है कि तेरे को जो जमता है ना वो कर, जो नहीं जमता उसको छोड़ दे। और उन्होंने आखिर में एक बात बोली कि आपको करना तो पड़ेगा ही, में नहीं आ रही ना तो कुछ सालों के बाद आपके बात समझ में आएंगी कि आपको नम्र भी होना पड़ेगा, ईमानदार भी होना पड़ेगा, लोगों से प्यार भी करना पड़ेगा। तो मैं वहां थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता था और मैं ये सोचता था यार अपने से जमेगा नहीं, साला बड़े मुश्किल से शराब बंद करना जमा है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि यार नम्र हो जाओ, ईमानदार हो जाओ, ये बहुत टेढ़ी खीर है, अपने से प्रोग्राम जमेगा नहीं भैया। ये मैं मन में सोचता था और मुझे लगता था ये बहुत हार्ड है यार, बहुत हार्ड है। स्पॉन्सर बड़ा अच्छा था, उन्होंने जवाब दिया जब मैं उनको बोला बहुत कठिन लग रहा है प्रोग्राम। उन्होंने बताया कठिन कहाँ है मुझे बता। अरे भाई मीटिंग में बैठ के आपको सुनना है और ये 12 कदमों पर आपको चलने का है। अच्छा कंटिन्यू रोज मीटिंग आपने कर लिया, कई सालों से मीटिंग ही कर रहे हैं और प्रोग्राम नहीं लिया आपने तो क्या फायदा है? अगर मैंने 12 कदम नहीं लिए तो मेरी पर्सनालिटी बदलेगी नहीं, मेरी जिंदगी में बहारें आएंगी नहीं, खूबसूरती आएगी नहीं। तो मैं क्या चाहता हूँ? चॉइस मेरे हाथ में आज भी है, मैं सिर्फ शराब ही छोड़ना चाहता हूँ क्या और भी बहुत सारी चीजें चाहता हूँ। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मैं अगर बहुत ज्यादा लेना चाहता हूँ ना तो पहले मुझे देना सीखना पड़ेगा। अब ये देना क्या है? ए इज अ गिविंग प्रोग्राम, ऐसा भी एक सेंटेंस है, एक सब्जेक्ट भी है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस को वैसे भी मैं कुछ दे सकता नहीं हूँ, कोई चीज नहीं दे सकता, हर एक चीज की लिमिट है इधर अल्कोहलिक्स अनोनिमस। लेकिन अगर मैं देने के प्रोसेस में आ रहा हूँ, मेरे समझ में आती है ये बात, तो सबसे पहले मेरी प्रेजेंट ही मुझे देनी है अल्कोहलिक्स अनोनिमस। मैं उपस्थित रहूं हर मीटिंग में अपने लिए, मुझे मेरी बीमारी ठीक करनी है, मेरी पर्सनालिटी ठीक करनी है, मेरी रिकवरी करने की है, तो मुझे हाजिर होना पड़ेगा वहां, लोगों के लिए नहीं। अगर मैं हाजिर हूं तो मुझे बातें समझ में आएंगी कि लोगों के कैसे कैसे प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग, जब मैं हाजिर होता हूँ वहां उपस्थित रहता हूँ, लोगों को सुनता हूँ, तो मुझसे भी बड़े बड़े प्रॉब्लम रहते हैं और वो बड़े अच्छे से हंसते हुए प्रॉब्लमों को झेलते रहते हैं, समस्याओं को झेलते रहते हैं। तो मुझे ये देख के बड़ा आश्चर्य होता है कि इनकी जिंदगी में इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम है यार, फिर भी बराबर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आ रहे हैं और बराबर सोबर है। तो उनसे मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है। प्रोग्राम यही है कि फेलोशिप मुझे बहुत सारी चीजें सिखाना चाहती है। तो अगर मैं हाजिर रहूं वहां पर और उसके बाद ये इस प्रोग्राम पर व्यक्तिगत तौर पर मुझे ध्यान देना पड़ेगा, हर एक कदम बड़े गौर से लेना पड़ेगा, ध्यान से। पहला कदम बहुत सिंपल है, दिखने में सिंपल है, लेकिन उसके मतलब जो है ना, उसके जो मायने हैं बहुत लंबे और बड़े डीप भी है। मैंने शराब के सामने हार मानी है और इसने मेरे जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया का इसका सीधा ही मतलब यह है कि सिर्फ शराब की वजह से ऐसा नहीं हुआ है, मेरी पर्सनालिटी, मेरी सोच में ही गड़बड़ थी। और जो थोड़ी बहुत चीज मेरा जीवन ठीक था उसको और ज्यादा खराब किया शराब, और ज्यादा विकृत कर दिया। मेरा सोचने का ढंग ही बदल गया, लोगों के बारे में उल्टा सीधा ही सोचने लग गया। तो इसका मतलब है मैं अल्कोहलिक हूँ तो सारी जिंदगी अल्कोहलिक ही रहने वाला हूँ। मैं हूँ इस बात का ध्यान मैंने रखना चाहिए और मैं सही जगह पर आ गया हूँ। अब मुझे जो पहला कदम है वो गौर से, और ये हमेशा ये मुझे याद रखना पड़ेगा कि मैं अल्कोहलिक हूँ। अब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं नॉन अल्कोहलिक हो जाऊं। हालांकि इस बात की कोई डंडी नहीं पीटने की है, लोगों को बताना नहीं है या पेपर में अखबारों में देना नहीं है कि मैं तो भैया अल्कोहलिक बन गया है, मैं अल्कोहलिक हूँ, ये बताने की जरूरत नहीं है। अनोनिमस ही रखना है और वो मुझे मेरे तक ही रखना है। लेकिन मुझे ये बताना है बार बार कि अल्कोहलिक का मतलब ये होता है कि मेरे पर्सनालिटी में गड़बड़ है, मेरी सोच में गड़बड़ है, मेरे जीवन में गड़बड़ है, लोगों में नहीं। जिन जिन लोगों से मेरी मेरी मर्जी पटती नहीं है, मेरी बात पटती नहीं है, उन लोगों में गड़बड़ नहीं होती है। अभी क्या होता है, ये इसको पारिवारिक बीमारी भी बोलते। पीता मैं हूँ, अभी मैं पीता था ना तो मेरे घर के लोग, मेरी तो शादी होने की थी मैं आने के, और जब मैं आया तो मेरे घर के लोगों को मेरे माँ को वगैरह एरिया के लोग या रिश्तेदार एक सेंटेंस पूछते थे छोटा सा, कैसा है आपका बेटा। अभी ये जो एक सेंटेंस है ना, कैसा है आपका बेटा, इस एक सेंटेंस में वो दुनिया भर के ताने होते थे कि तुम्हारा बेवड़ा बेटा कैसा है, वो अभी भी गड़बड़ी कर रहा है ना, सुधरा नहीं ना, नालायक है वो, बेवकूफ है ना,
ये सारी चीजें वो एक ही सेंटेंस में होती थी, एक सवाल में, कैसा है आपका बेटा। इस सवाल से बचने के लिए मेरी माँ ने रिश्तेदारों के घरों में जाना छोड़ दिया था। उसकी बोली भाषा बदल गई थी, बातचीत करने का उनका तरीका बदल गया था, चिड़चिड़े हो गए थे, अपने आप को घर में कैद करने की जरूरत पड़ गई थी इस एक सेंटेंस के कारण। और ये सेंटेंस किसने तैयार किया था? मैंने तैयार किया था। मैंने ही गड़बड़ की और लोगों ने ये सवाल पूछा। ये बात समझने के लिए भी मुझे कई साल लगे कि मेरे घर के लोग मेरे ही वजह से बीमार हो गए, चिड़चिड़े हो गए, पागल जैसे स्थिति में पहुंच रहे। और मुझे लगता था कि मेरे घर के लोग यार ये उल्टी सीधी हरकतें और बातें क्यों करते हैं। अब तो मैं शराब से दूर हूं ना। शराब से दूर होने का कितने बार नाटक किया मैंने, कई बार, कि अभी नहीं पीऊंगा, कसम खाता हूँ, ये कर लूंगा, वो ऐसा वैसा दुनिया भर के मैंने वादे किए, कभी कभी कोई वादा निभाया नहीं। तो उनको यही लग रहा था, मैं मेरा ये में अनेक बात कि अब भी ये ऐसा ही करेगा, कुछ दिन का नाटक है इसका, फिर शराब पिएगा ही। तो उसके वजह से उनका भी जीवन खराब करने में मेरा ही हाथ। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस बोलता है कि भाई सबसे पहले अगर मैं ठीक हो रहा हूँ तो मुझे परिवार को ठीक करना चाहिए। मेरे बिगड़े हुए परिवार को थोड़ा सा यकीन आना चाहिए, विश्वास आना चाहिए कि नहीं भाई ये व्यक्ति सुधर सकता है, ठीक हो सकता है। लेकिन ये ठीक होने की प्रोसेस भी एक दिन की नहीं है। प्रोग्राम वन डे एट ए टाइम का जरूर है, लेकिन ये पर्सनालिटी को चेंज करने में बरसों लग सकते हैं। लेकिन मुझे डरने की जरूरत नहीं, मुझे जाना कहाँ है, घबराने की जरूरत नहीं है। आज नहीं तो कल मैं पूरा धीरे धीरे ठीक होता रहूंगा ना। मैं अल्कोहलिक भी धीरे धीरे ही बना ना, वैसे ही मेरी पर्सनालिटी भी धीरे धीरे ठीक होंगी। दूसरा कदम बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैं लेना नहीं चाहता था। मैं भगवान वगैरह को मानता नहीं था, मुझे ईश्वर से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक हायर पावर की बात की थी सेकंड कदम में कि एक ऐसे हायर पावर को आप तैयार कर लो जो आपकी मदद करे शराब से दूर रहने रखने के लिए। तो मैं हायर पावर को भी मानना नहीं चाहता, लेकिन ए का कंसेप्ट था, सेकंड स्टेप में लिखा था, स्पॉन्सर ने बोला था एक हायर पावर नहीं मिलता यार, दुनिया में इतने भगवान है, इतने लोग हैं, एक तो ढूंढ के लाओ अपने लिए। अरे भाई तुमको ठीक होना है ना। मैं बोला ठीक है भाई, चलो। स्पॉन्सर बोले कि अगर आपको कोई भगवान को नहीं मानने का है तो ये इस ग्रुप को हायर पावर मानो। सेकंड स्टेप में हायर पावर की बात की गई थी, तो बोला ठीक है भाई, ये अल्कोहलिक्स अनोनिमस के मीटिंग के कारण मेरी शराब बंद है, तो चलो इसी को मानते हैं। धीरे 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 जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा तो मुझे पता चला कि ईश्वर मुझे सिर्फ शराब से नहीं बचा रहा है, या फिर हायर पावर सिर्फ शराब से ही नहीं बचा रहा, तो कई संकटों से मुझे मेरा बचाव हो रहा है। ये मुझे महसूस हुआ। तो एहसास करने की बात है कि कितने मुसीबत में फंस सकता था मैं। नौकरी जा सकती थी, मेरी जान जा सकती थी, मैं जिंदा कितने दिन रहता। मेरा अगर ऐसा ही चलते रहता तो मैं तो 2-4 साल में मरने ही वाला था। जान बच गई तो मैं शुक्रगुजार हो जाऊं। तो सेकंड स्टेप में थोड़ा मैं अटका, लेकिन फिर बाहर आया। लेकिन सबसे ज्यादा अटका मैं तीसरे स्टेप। सारी चीजें ईश्वर को देना था, मेरा जीवन, मेरी इच्छा शक्तियां, मेरी सोच, और ईश्वर से मार्गदर्शन मांगना था कि बताओ अब हर बार मैं क्या करूं। अभी मेरे जैसा व्यक्ति जो ईश्वर को ही मानता नहीं है, वो ईश्वर को पूछेगा कैसे, और कहाँ मिलेगा मेरा ईश्वर, कहाँ ढूंढूंगा। मेरे लिए तो सवाल ही था कैसे करूंगा मैं। तो मैं बड़े इसमें था, तकलीफ में था उस वक्त। यार मैंने कुछ सवाल भी पूछे थे उस वक्त शुरुआत में कि अब यार ईश्वर को कहाँ ढूंढूं, और आप जो तीसरे स्टेप में बोल रहे हैं सब कुछ दे दो, ईश्वर आपकी मदद करेगा, मार्गदर्शन करेगा, तो कैसे करेगा। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में हर सवाल का जवाब मिलता है मित्रों। आपका कितना भी टेढ़ा सवाल हो या कैसा भी सवाल हो, जवाब अल्कोहलिक्स अनोनिमस में है ही। तो मुझे इस सवाल का जवाब मिला कि भाई आकाशवाणी होने वाली नहीं है कि मैं ईश्वर बोल रहा हूँ भाई, अब मैं तुमको बोलता हूँ कि इस रास्ते से जाओ, ये रास्ता सही है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी ईश्वर मार्गदर्शन करेगा। किसी अल्कोहलिक्स अनोनिमस के शेयरिंग, कोई व्यक्ति शेयरिंग करता रहेगा, अपना अनुभव बताता रहेगा, तो उसके शेयरिंग से मुझे मार्गदर्शन मिलेगा मेरी समस्या के लिए, मेरे रास्ते के लिए ऊपर वाले का मार्गदर्शन होगा। तो मुझे शेयरिंग ध्यान से सुनना चाहिए। अभी क्या होता है, मेरा ज्ञान मुझे शेयरिंग सुनने नहीं देता था। मैंने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े हैं, एजुकेशन अच्छा है, और फिर बहुत सारे लोगों को मैं खुद ही बहुत सारी चीजें बताते रहता हूँ, तो मुझे लोगों की बातें सुनना पसंद ही नहीं था ना। लोग मुझे कैसे मार्गदर्शन करेंगे, उसके लिए तो मुझे सुनना पड़ेगा उनको। अरे सुनने की आदत ही नहीं है, मुझे तो बताने की आदत है। तो सबसे पहले ये जो लिसन एंड लर्न, ये स्लोगन यहाँ मुझे प्रैक्टिस करना पड़ा कि भाई ध्यान से सुनो और सीखो। वो क्या बोलना चाहते हैं, मैं लिसन ही नहीं कर सकता था।
सुनना ही नहीं चाहता था, अपने ही उधड़बुन में रहता था, बैठ के भी वहां बैठ के भी। तो ईश्वर मार्गदर्शन कैसा करेगा? स्पॉन्सर बोले भैया बैठ के सुन तो यार, कम से कम क्या बोल रहे हैं लोग। तो मैं जवाब देता रहा, उसको बोलना नहीं आता, उसके सेंटेंस ठीक नहीं है, भाषा ठीक नहीं है, वो पर्सनालिटी देखो कैसी है, आड़ा टेढ़ा आदमी है, वो क्या बताएंगा यार। तो स्पॉन्सर ने मुझे बताया था उस वक्त, अगर तुम ऐसे ही सोचते रहे तो तुमको कभी मार्गदर्शन मिलेगा नहीं। भाई वो किसी भी रूप में हो, किसी भी भाषा में हो, बात समझ में आ रही है ना, और अगर बात समझ में आ रही है तो उसको सुनो ना यार, ध्यान से। सुनने में क्या जाता है तुम्हारा? और हम तो देखते हैं ना, अध्यात्म में लिखा है ना, ईश्वर किसी भी रूप में आ सकता है, कोई भी स्वरूप हो सकता है, कोई भी भाषा हो सकती है। ईश्वर की कोई भाषा होती है क्या? स्वरूप होता है क्या? वो तो निराकार है ना। तो फिर वो कैसे भी रूप में आपको मार्गदर्शन करेगा? आप अपनी आंखें बंद कर लो, आपको देखना नहीं होता तो, और सिर्फ सुनो कान से। ये सुनने की जो प्रोसेस है मेरी वहां से शुरू हुई कि भाई सुन लो उसको, सामने वाले को पूरे तरीके से क्या बोलना चाहता है। तो मैंने देखा धीरे धीरे मुझे मार्गदर्शन मिलता रहा शेयरिंग में। जब मैं आया था ना, तो अभी ये जितने लिटरेचर जीएसओ इंडिया ने वगैरह बनाए उतने लिटरेचर थे ही नहीं। हमारा मुख्य काम था शेयरिंग, सुनना, फेलोशिप में रहना, और उन लोगों से मार्गदर्शन लेना। यही मेन था। एक तो हमारे यहाँ आई थी, वो भी अमेरिका से आई, और वो उसके वो जो पहला एडिशन था वही था, और वो भी ऐसा था कि 15-15 दिन एक एक के पास रहती थी, तो बराबर पढ़ने को भी मिलती नहीं शुरुआती दिनों में। अभी तो हर जगह अवेलेबल है, उस वक्त बिल्कुल नहीं था। बहुत सारी चीजें आ गई है, बहुत लिटरेचर आ गया। तो लिटरेचर के जरिए भी मुझे ईश्वर मार्गदर्शन करता है। धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि केवल अल्कोहलिक्स अनोनिमस के शेयरिंग के जरिए ही ईश्वर मार्गदर्शन नहीं करता है। कभी कभी मेरा ईश्वर मेरे बीवी के वाणी पे बैठ के भी मुझे मार्गदर्शन कर सकता है। बीवी को तो सुनो, अभी ऐसा है कि बीवी को सुनो, यानी उसको रिस्पेक्ट दो, वो क्या बोल रही सुनो। तो हम लोग, मेरे जैसा बेवड़ा औरत को तो रिस्पेक्ट देना ही नहीं चाहता ना भाई। इसको क्या समझता है? पूरे गांव भरे का ज्ञान तो मुझ में है, इसको समझेगा कहाँ से? मैं भैया पैसे कमा के लाता हूँ, अरे सारी चीजें मैं करता हूँ, तो इसको कुछ समझेगा नहीं, इसकी सुनो मत, ऐसी बात तो दिमाग में है। तो फिर उसके मुंह से ईश्वर मुझे मार्गदर्शन कैसे करेगा? तो मुझे स्पॉन्सर ने बताया भाई सुनना यार, तेरी बीवी बोलना क्या चाहती है। तो जब ये सुनने की आदत मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की मीटिंग से लगी ना, तो मैंने बीवी को भी सुनना शुरू किया कि क्या बोलना क्या चाहती है। तो एक बात पता चली मित्रों, कि मेरे बीवी को मेरे से कई गुना ज्यादा ज्ञान है घरेलू मामलों में। मुझे कुछ नहीं समझता, बीवी को बहुत सारी चीजें समझती है, और वो बिल्कुल सही सही बताना चाहती है। अब मैं सुनूंगा तो मैं समझूंगा। तो बीवी ने मुझे बहुत सारा मार्गदर्शन किया कि कैसे परिवार में छोटी छोटी चीजों का महत्व होता है, छोटी छोटी बातों का महत्व होता है, छोटी छोटी वस्तुओं का महत्व कैसे कैसे आ सकता है, कैसे हमने इनको हैंडल करना चाहिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि यार मैंने कितने दिनों से ये चीजें मैं जो नहीं करता था अभी करने लगा हूं। तो बड़ा, यानी सुखद धक्का बोलते हैं ना, अच्छा भी लगा और शॉक भी लगा कि यार ये चीज बड़ा बहुत सही है। बताइए अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने कि बीवी भी बहुत बढ़िया सोच सकती है, बोल सकती है, मार्गदर्शन कर सकती है। धीरे धीरे मुझे ये भी पता चला कि बीवी नहीं, कभी कभी मेरे बच्चे भी मुझे मार्गदर्शन कर सकते हैं। तीसरे स्टेप का जो महत्व है ना, वो इतना बड़ा है मित्रों। मुझे मार्गदर्शन चाहिए तो मेरे बच्चे भी मुझे गलत रास्ते पर से या गलत निर्णय लेने से रोक सकते हैं। तो बच्चों को तो सुनूं। अभी बच्चों को भी कैसे सुनूंगा? वो तो मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैंने पाला है, मैंने पढ़ा, मैंने लिखा है। वो मुझे कैसे मार्गदर्शन करेंगे? ये मेरी टेढ़ी पर्सनैलिटी में वो फिट है ना, बच्चों को सुनूंगा कैसे? लेकिन एक बार सुनने की आदत पड़ गई ना मित्रों, जैसे पहले नहीं सुनने की जो आदत, अब ए में आके सुनने की जब आदत पड़ी तो बच्चों को भी सुनना शुरू किया। मैं एक उदाहरण देता हूँ, मेरे बच्चे ने, मेरी बेटी ने एक बार मुझे कैसे मार्गदर्शन, छोटी सी थी वो। हमारे यहाँ एक टेकड़ी का मंदिर है, चतुर्थी के दिन मैं सवेरे उनको स्कूल छोड़ता था, दोनों बच्चियों को। जाते वक्त सवेरे 6 बजे मैं गया और मंदिर में जाके दर्शन किया, फिर उसको स्कूल में छोड़ा। आते वक्त भी जब उनको लेके आया, तब भी मैं चाहता था कि फिर से भरे एक बार मंदिर। तो मुझे मेरी बेटी ने बताया, ईश्वर बोले जो ईश्वर से आप मांगना चाहते हो तो आपने सवेरे मांग लिया ना, अभी 24 घंटे आप ईश्वर 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 करते रहोगे तो कुछ अलग नहीं देने वाला है आपको ईश्वर। तो छोटे से बच्चे ने बताया यार, जो कुछ मांगना था सवेरे मांग लिया हम लोगों ने, अभी घड़ी घड़ी मंदिर जाने की जरूरत नहीं है एक ही दिन में। मैं बोला यार ये छोटा से बच्चे को क्या समझ रहा है? लेकिन कभी कभी छोटा सा बच्चा भी मुझे मार्गदर्शन कर सकता है। उसके जुबान से ईश्वर मुझे मार्गदर्शन कर रहा था, क्योंकि उस वक्त उस रास्ते में बहुत ट्रैफिक था।
उस ट्रैफिक को क्रॉस करके रास्ते से मुझे जाना चाहिए था। बेटी ने बताई तो फिर मैं दूसरे रास्ते से निकला। तो मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि एक बार हम लोगों को मार्गदर्शन ईश्वर का लेने की आदत पड़ गई ना, तो मुझे ये पता लगता है कि सिर्फ ए मेंबर में ही ईश्वर नहीं है, हर व्यक्ति में ईश्वर होता है। बीवी में ईश्वर है, बच्चों में ईश्वर है, हर जगह ईश्वर मौजूद है। वो मुझे मार्गदर्शन करना चाहता है, लेकिन मैं सुनना नहीं चाहता। नहीं सुनना ये पर्सनालिटी का सबसे बड़ा डिफेक्ट है, किसी की नहीं सुनना। इस डिफेक्ट को निकालना, अभी क्या है, ये में कुछ साल हो गए ना, तो एक नया ही ईगो डेवलप हो जाता है कि अब मैं सीनियर आदमी हो गया हूँ, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का पुराना आदमी हो गया हूँ, ये नया जो मेंबर है वो मुझे क्या बताएंगे, तो इनकी मैं सुनूंगा नहीं। अगर ऐसी चीज मेरे पर्सनालिटी में है तो मुझे मार्गदर्शन मिलेगा कैसे? अरे भाई, नए से नया आदमी मुझे मार्गदर्शन कर सकता है ना, ईश्वर तो उसमें भी है कि नहीं? तो प्रोग्राम आध्यात्मिक है, मैं आध्यात्म की तरफ ध्यान दूं, कोई भी मुझे मार्गदर्शन कर सकता है। तो ये तीसरा स्टेप जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं तो समझता हूँ ये रीढ़ की हड्डी है इस प्रोग्राम की। अगर ये कदम मैंने ठीक से नहीं लिया तो सारी जिंदगी मैं आगे अटकते ही रहूंगा। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि मैं ये समझ लूं। तीसरा स्टेप मेरी पर्सनालिटी ठीक करने के लिए भी ये जरूरी है। मेरे मर्जी से इस दुनिया में पहले भी कुछ नहीं हो रहा था, और आज भी मेरे मर्जी से कुछ नहीं हो रहा है, या आगे भी कुछ होगा नहीं। देखिए, मेरी बीवी अभी गुजर गई, मैं मेरी बीवी से इतना प्यार करता था कि उसके बगैर मेरा जीवन ही अधूरा है, अधूरा ही था। मैं उसको कभी नहीं खोना चाहता था। मैंने इतने पैसे लगाए, इतने डॉक्टरों को दिखाया, और ये तो छोड़ो, ये तो सभी करते हैं, लेकिन मेरा खुद का वो 8.5 किलो वजन कम हो गया कि वो बच जाए, उसको कुछ ना हो। लेकिन आखिर हुआ क्या? मेरी मर्जी चली क्या? आखिर मर्जी ऊपर वाले की ही चली ना, उसी के हिसाब से हुआ सब कुछ। तो मुझे ये स्वीकार कर लेना बहुत जरूरी है। ऊपर वाले की इच्छा थी ये कि अब यहां से मैं मेरी दोनों बेटियों के साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ाऊं, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। रोते ना बैठूं मैं, अरे यार मैं क्या करूं, ईश्वर ने मेरी सुना ही नहीं, ईश्वर ने मेरे से छीन लिया, मेरा तो सब गड़बड़ हो गई। ये सारी चीजें अगर मैं करते बैठूंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा? ईश्वर की इच्छा है कि मैं अब आगे बढ़ूं, तो शांति से ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करके मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। ये ही नहीं, जिंदगी में कोई भी चीज हुई, अगर मेरे मर्जी से नहीं हुई तो वो ईश्वर की इच्छा से होती है। तो अगर ईश्वर की इच्छा से सारी चीजें हो रही है तो मैं उसकी इच्छा को खुशी खुशी स्वीकार करके आगे बढ़ूं, चाहे वो मेरे मर्जी के कितने भी विरोध में हो। तो ये तीसरे स्टेप का सार है जो मेरे समझ में आया। तो इसी हिसाब से मैं आगे बढ़ा। मैं तो जैसे मैंने बताया कि मैं हर स्टेप में रुका, या हर स्टेप में मैं अटक गया। यहाँ तक आने के बाद मुझे लगा कि वाह वाह, बढ़िया हो गया, अब मुझे मार्गदर्शन भी मिल रहा है, सब कुछ ठीक है। अभी प्रोग्राम खत्म, एक का प्रोग्राम खत्म हो गया भैया, अब ऐसे ही चलना है। तो फिर से फोर्थ स्टेप आ गई सामने, और मैंने स्पॉन्सर को बोला, भैया अभी सब कुछ ठीक चल रहा है ना, अब ये मेरे पाप, मेरे दोष, गुण दोष लिखने की जरूरत क्या है? हो गया ना बाबा। तो स्पॉन्सर बड़ा अच्छा था, बोले कोई बात नहीं, अगर तुमको लगता है प्रोग्राम यहाँ खत्म हो गया तो कोई बात नहीं, यहाँ से अगर तुमको इतना ही तो प्रोग्राम चाहिए तो इतना ही लो, लेकिन अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो जीवन में तो तुमको थोड़ा सा अपने अतीत में झांक के देखना पड़ेगा कि अतीत में जो जो गड़बड़े हुई वो क्यों हुई, क्या क्या आपके हाथ से हुआ और क्यों हुआ, ये ढूंढना पड़ेगा भाई। प्रोग्राम बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, स्पॉन्सर ने साफ साफ बताया। और मैं बड़ा आदर्श स्पॉन्सर था, बोला चलो यार स्पॉन्सर बोल रहा है तो करके देखते, देखने में क्या है। और 4 स्टेप में जो काफी टाइम लग गया मुझे 4 स्टेप लेने में, 4 स्टेप जब लिखा तो पूरी, जैसे कि ईमानदारी का और नम्रता का परिचय मुझे सेकंड और थर्ड स्टेप में तो हो ही गया था कि अपनी तो चलने वाली है ही नहीं भाई, सब कुछ ऊपर वाली की मर्जी से हो रहा है, प्रोग्राम के हिसाब से चल रहा है। तो ये थोड़ी सी तो नम्रता आ ही गई, थोड़ी सी, 2-3%। तो 4 स्टेप लिखते समय भी मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ा कि ईमानदारी से लिखूंगा तो ही फायदा होगा। अगर इसमें मैंने बेईमानी किया, जिसको फैशनेबल बोलते हैं, फैशनेबल स्टेप लिया मैंने, तो गड़बड़ हो सकती है। मुझे फिर से मेरी चॉइस कि मुझे क्या चाहिए। अगर मुझे बहुत ज्यादा चाहिए ना तो बहुत डीप में मुझे ये स्टेप लेनी पड़ेगी, और मुझे तो भरपूर जीवन जीना है भाई, मुझे बहुत ज्यादा चाहिए। तो मुझे चाहिए तो सबसे पहले मुझे इस स्टेप की तरफ, अपने पापों की तरफ, अपने अतीत की तरफ, अपने गुण दोषों की तरफ ध्यान देना ही पड़ेगा। दूसरा कोई चॉइस नहीं है, कोई ऑप्शन है ही नहीं। ये बात मेरे समझ में आई। अच्छा, ये लिखते समय मुझे 5th स्टेप को याद नहीं रखने का है
कि यार ये लिख के दूसरे को बताना पड़ेगा। साले इतने पाप जो मैंने गड़बड़ किए, उनके सामने जब मैं जाऊंगा तो वो क्या बोलेंगे मुझे कि कैसा आदमी यार, तो इंसान है कि हैवान है। नहीं, मैंने ये बात भी स्पॉन्सर से पूछी थी कि मैंने तो बहुत भयानक काम किए। तो स्पॉन्सर बोले भाई, इस धरती पर जितने बुरे काम किए जा सकते उसमें से ही किया है ना तूने। चांद पर वाले काम, बुरे काम तो नहीं किया, ये चांद नहीं है, तो तेरे से भी ज्यादा हो सकता है मैंने बुरे काम किए हो। डर मत, घबरा मत, तू लिखते चला जा और फिफ्थ स्टेप की तरफ अभी देख मत। तो जब उसकी बारी आएंगी तब देखेंगे आगे क्या होता है। तू लिखना चालू कर पूरे ईमानदारी। और मैंने लिखना शुरू किया और लिख लिया पूरे ईमानदारी के साथ। अब जो होगा वो देखा जाएगा साले। किसकी किसकी उतार के रखी, किसकी किसको प्रमोशन रोके, किन किन लोगों को तकलीफ दी, किसकी किसकी जान मेरे वजह से चले गई, सब लिख डाला। आखिर में अंत में स्पॉन्सर को बोला भैया मैंने लिख डाला। बोले तेरे चेहरे पे लिखने पर ही इतनी खुशी आ गई, तो तू अगर और आगे बढ़ेगा तो कितना आनंद होगा। इस प्रोग्राम का भी लगाव होना चाहिए, जिस प्रोग्राम पर विश्वास होना चाहिए। ये मुझे फोर स्टेप लिखते लिखते ध्यान में आया कि इस प्रोग्राम को मैं लूंगा तो मेरे जीवन में बदलाव जरूर होगा। इतना विश्वास मेरे मेरे में होना चाहिए। इस प्रोग्राम से प्यार होना चाहिए। अगर मैं प्रोग्राम से प्यार करता हूं तो अपनी पर्सनैलिटी बदलने में मैं टोटल सक्षम हो सकता हूं। तब मुझे ध्यान में आया फिर जब मैंने फिफ्थ स्टेप ली। फिफ्थ स्टेप स्पॉन्सर जो मेरे थे, वहां पर भी मुझे डर लग रहा था। स्पॉन्सर मेरा अच्छा था, वो बोले भाई मेरे से डर लग रहा तो तू ऐसा कर, एक आधा और कोई दूसरा व्यक्ति देख ले जो अच्छा लगेगा। तो मैंने एक फादर को पकड़ा। मुझे सही में बहुत डर लग रहा था। मुझे लगा ये जो फादर है ना, ये बड़े सीधे साधे लोग होते हैं। फादर लोग हमारे मीटिंगों में आते थे, तो इनको बताने में कोई हर्ज नहीं है, ये किसी को बताएंगे भी नहीं, और आसानी से मेरी फिफ्थ स्टेप हो जाएगी। मेरी जो सोच थी ना कि मैं फटाफट फटाफट इनके सामने पढ़ दूंगा और बात हो जाएंगी खत्म, तो ऐसी बात नहीं हुई मित्रों। वो फादर अल्कोहलिक्स अनोनिमस को भी जानते थे और तो कन्फेशन की उनको बड़ी आदत थी। उन्होंने एक एक जो छोटी छोटी चीजें थी उसको खोद खोद के पूछा कि भाई जब आपने ये किया तो आपकी उम्र कितनी थी, कैसे लोगों के साथ रहते थे, वो एजुकेटेड थे कि नहीं, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। तो मैं ये सोचने लगा यार ये पूरी की पूरी चीजें पूछ रहे हैं तो सभी बताना पड़ेगा, और सभी मुझे बताना ही पड़ा। इससे ये पता चला है कि उस वक्त मेरी मानसिकता कैसी होती थी। जब मेरे हाथ से बहुत सारे जुर्म मैंने किए, लोगों को तकलीफ पहुंचाई, उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, मेरा मानसिकता क्या थी, कौन सी स्वार्थ की भावना थी, किस किस्म का स्वार्थ मेरे ऊपर हावी था उस वक्त। और हर बार हर घटना में अलग अलग किस्म का स्वार्थ मेरे पे हावी था। वो स्वार्थ के खातिर ही तो मैंने लफड़े किए थे ना ये सारे। तो निस्वार्थ होना मेरे लिए बहुत जरूरी था। ये बात मेरे समझ में आई कि मैंने ये इतने सारे अपने स्वार्थ के लिए सारी चीजें किए, कर लिए, तो क्या उससे मैं खुश हूं क्या? आज जवाब था नहीं। आज भी दुखी हूँ। सारी चीजें मैंने अपने हिस्से में लाने की कोशिश की, तब भी तो मैं दुखी हूं ना। तो फिर हमेशा स्वार्थी बन के रहने में फायदा क्या है? अरे भाई थोड़ा सा यहाँ से बाहर निकलो अपने स्वार्थ में से, अभी कुछ कम से कम अपने बीवी बच्चों के लिए तो कुछ करो यार। मेरी ड्यूटी नहीं है क्या, मेरा फर्ज नहीं है अपने माँ बाप के लिए कुछ करूं? अगर मैं ये सब करता हूँ तो मुझे एक ऐसा इनर सेटिस्फेक्शन मिलता है कि जितने भी मैंने पाप कर लिए हैं, अब भाई मुझे उसकी भरपाई करना बहुत जरूरी है। आगे के जितने स्टेप है ना मित्रों, सब भरपाई से भरे हुए। फिजिकल भरपाई, फाइनेंशियल और मानसिक शारीरिक, जितनी भी मैंने लोगों को तकलीफ दी है, वो जो तकलीफें थी मेरे वजह से निर्माण हुई थी। मुझे व्यक्तिगत, आप लोगों को यकीन नहीं होगा मित्रों, मैंने ऐसे ऐसे लोगों से जाके माफी मांगी। ये प्रोग्राम से मुझे प्यार ही हो गया था एक प्रकार से। ऐसे ऐसे लोगों से जाके माफी मांगी जो मेरे से उम्र में भी कम था, मेरे से उम्र में बहुत छोटे, उन लोगों को भी तकलीफ पहुंचाई थी। मैंने उनके पैर छू के माफी मांगी, मैं दिल से माफी मांगना चाहता था। बहुत सारे लोग उसमें ऐसे भी थे कि जो मुझे माफ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मैंने उनके साथ किया ही वैसा था। उसमें उनकी कोई गलती नहीं, मैंने इतनी ज्यादा हर्ट किया था लोगों को कि वो मुझे माफ नहीं करना चाहते थे। लेकिन मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा बातचीत करने का तरीका ऐसा था कि वो उनके मुंह से निकला कि ठीक है भाई हमने आपको माफ कर दिया, अभी कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे ये सुन के बड़ा आनंद होता था। चेहरे से ऐसा पता लगता था कि इन्होंने माँ बाप किया नहीं है, लेकिन मैंने तो मेरा मेरा काम ये था कि मुझे मुझे जाके उनको माफी मांगना था, मेरी ड्यूटी मुझे करना था। वो उनका लुकआउट है कि वो क्या कर, ये उनकी सोच है। तो यहाँ से पर्सनालिटी बदलने का कार्यक्रम
मित्रों धीरे 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 शुरू होता है और लोगों के बारे में, दुनिया के बारे में, वस्तुओं के बारे में, भौतिक चीजों से बड़ा प्यार। भौतिक मेरे पास ये होनी चाहिए, मैं ऐसा दिखना चाहिए, मेरे घर में ये चीजें रहना चाहिए, मेरी बीवी के पास ये चीजें होना चाहिए, बच्चों के पास ये इन चीजों से मुझे बाहर आना पड़ेगा। अगर मुझे अंदर का सेटिस्फेक्शन नहीं है ना मन से, तो इन चीजों का कोई मतलब ही नहीं। और कोई वस्तु मुझे समाधान कर नहीं सकता अगर मेरे मन के अंदर समाधान नहीं है। बहुत अच्छी चीज, और खास करके जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद भी दूसरों को तकलीफ देके बहुत सारी चीजें जब हासिल करता था ना, मुझे मिलती थी, तब मुझे, हालांकि ये हजारों साल पहले शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने इसको रिपीट किया कि दूसरे की कोई भी वस्तु, कोई भी चीज, चाहे वो पैसा हो या दूसरे की औरत हो, मुझे कभी सुख दे नहीं सकती। पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर वो दूसरे की चीज मुझे इस्तेमाल करते समय डर अंदर से आता है, और जहां डर आ गया वहां उस वस्तु का भोग जो है या उस वस्तु का आनंद खत्म हो जाता है। मेरी ही चीज, मेरी कमाई हुई अपने मेहनत की चीज ही मुझे आनंद दे सकती है। ये मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने इतने अच्छे से समझा दिया कि मेरे समझ में आ गई बात। तो ये पर्सनल पत्थर साबित हुई ये बात, दूसरे की कोई वस्तु में मुझे सुख नहीं दे सकती। पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे का मन दुखा के मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? दूसरे को गाली दे के मैं कैसे आनंदित हो सकता हूँ यार? ऐसा कैसे पॉसिबल है? मैंने दूसरे को गाली देके मैं अगर खुश हूं तो वो विकृति है। एक प्रकार से मैं विकृत और पागल किस्म का आदमी हूँ। तो मैंने उनके ऊपर नहीं, मैं उन्हीं को दोषी ठहराता था ऐसे मामलों में। अरे भाई, इलाज मेरा होना चाहिए, मेरे पागलपन का। मैं पागल हूँ, लोग नहीं है। लोगों का इलाज करके मुझे मिलेगा क्या? मुझे मेरा इलाज करना जरूरी। मैं अगर चाहता हूँ कि सुखी रहूं तो 12 कदमों का प्रोग्राम मुझे मेरे पर्सनैलिटी चेंज करने में सक्षम है। तो आज मित्रों, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जैसी भी परिस्थिति है, बीवी नहीं है, वो ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर को प्यारी हो गई वो। ईश्वर चाहता था कि उसका मेरा साथ यहीं तक हो, लेकिन मेरे बीवी ने मुझे, मेरी जिंदगी में वो मेरी इतनी अच्छी दोस्त थी, मुझे सारे हर चीज। आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मुझे। आ, हकीकत में मुझे खाना बनाना नहीं आता है, कुछ कुछ भी नहीं आता। घर की सारी चीज उन्होंने, मेरी बीवी ने संभाल ली, लेकिन अब मुझे सारी चीजें मुझे करनी पड़ती है, सारी चीजें मुझे हैंडल करनी पड़ती है। बहुत बार अटक जाता हूँ, तो फिर मैं लोगों से पूछ लेता हूँ कि यार ये इसको कैसा, मुझे खाना बनाने वाली रखना पड़ा, बर्तन वाली रखना पड़ा, या बहुत सारे लोगों की मुझे मदद लेनी पड़ती है। तो शायद यही तो ईश्वर की इच्छा है ना। मुझे लगता था मैं अकेला सक्षम हूँ अपनी जिंदगी चलाने में, लेकिन अब मुझे जब लोग मदद कर रहे हैं, तब मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी चलाने के लिए भी मुझे लोगों की मदद लेनी पड़ेगी। मैं मेरी जिंदगी अकेले नहीं चला सकता। ये इस घटना से साबित हुआ। तो जीवन में हर घटना एक नया मैसेज देके जाती है, चाहे वो घटना अच्छी हो या बुरी हो। हर घटना के पीछे एक मैसेज छुपा होता है। वो मैसेज क्या है, अगर ये मेरे ध्यान में आ गया ना, तो मेरे जीवन की जो नैया है वो अपने आप पार लगती है। सुधीर भाई ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी जब भी, बोलते बोलते, कि बगैर ऊपर वाले के मेरी जिंदगी में कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है। पर्सनालिटी चेंज करने के लिए मुझे ऊपर वाले की मदद लेनी ही पड़ती है। अगर मैं उसकी मदद नहीं लूंगा तो मैं कभी अपने आप को नहीं बदल पाऊंगा। ऐसी हजारों चीजें आज भी मुझ में है, हजारों, जो मैं बदलना तो चाहता हूँ लेकिन बदल नहीं पा रहा हूँ। मैं बोलता हूँ अपने आप को कि मैं नम्र आदमी हूँ, लेकिन जो ये बोल दे कि मैं नम्र हूँ, तो उसमें असल में नम्रता होती नहीं। ये भी बात मेरे समझ में आती। मुझे और नम्र होने की जरूरत, और झुकने की जरूरत है। एक अल्कोहलिक को, मेरे जैसे अल्कोहलिक को झुकना नहीं आता। हम किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, किसी से कुछ पूछना नहीं चाहते। सारा प्यार हमको मिले, सारी चीजें मेरे हिस्से में आ जाए, ये सोचता हूँ। लेकिन देना मैंने सीखा नहीं है। अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने देना सिखाया और ये बताया कि जब तक मैं दूंगा नहीं, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। मुझे देना सीखना पड़ेगा। और भौतिक चीजों में अल्कोहलिक्स अनोनिमस देने की बात नहीं करता है। अरे भाई, मैं थोड़ा सा प्यार दूं, लोगों से प्यार से बात तो करूं, जो मुझे आता ही नहीं था। हर एक व्यक्ति से गाली देके ही बात करता था, टर्रा के बात करता था, आकड़ के बात करता था। अब थोड़ा सा झुक के प्यार से सामने वाले की बात सुन लूं, वो क्या बोलना चाहता है, चाहे वो मेरे बच्चे हो, बीवी हो, पड़ोसी हो, ऑफिस के लोग हो। और सबसे खास बात यह कि मुझे चुप रहना नहीं आता। अध्यात्म ने एक बहुत, मुझे मौन रहना नहीं आता है। जैसे जैसे इस प्रोग्राम में हम आगे बढ़ते हैं ना, तो वैसे वैसे हमको बहुत सारी चीजें
हमारे सामने आती है। मौन भी दो प्रकार के होते हैं, ये मुझे इस प्रोग्राम में आने के बाद ही पता चला। हालांकि मैंने बहुत सारे बाहर भी मेडिटेशन किए, तो वहां पर मुझे ये पता चला कि दो प्रकार के मौन है। एक मौन है वाणी का, जबान से चुप रह के मैं मन से गाली भी दे सकता हूँ लोगों को, ऐसा भी होता है। लेकिन दूसरा एक और मौन है, बस मौन है जो मुझे जीरो पे लाके छोड़ देता है कि मैं कुछ नहीं हूँ। अहंकार से भरा हुआ मेरा ये जो जीवन है ना, कि मैं बहुत तुर्रम खान हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत ज्ञानी हूँ। स्पॉन्सर ने एक सवाल पूछा था शुरुआत में, कि मैंने उसको अपना ज्ञान बताया था ना, तो स्पॉन्सर बोले तेरा सारा ज्ञान तेरे को एक घुट शराब से दूर नहीं रख सकता, ये सही है कि नहीं? बोला, हाँ यार ये बात तो सही है, मैं तो शराब पी रहा हूँ। तो बोले फिर वो अपने ज्ञान को एक या उस रूम के दरवाजे के बाहर रख किया, और यहाँ जो बोल रहे हैं ना उसको ध्यान से सुन। कितनी सही बात बोली थी। कई साल हो गए इस बात को, लेकिन आज भी मुझे अच्छे से याद है मेरे स्पॉन्सर ने क्या बोला। तो मैं एक नंबर का घमंडी अहंकारी आदमी हूँ, लेकिन सारा घमंड जो फुग्गे जैसा फुला हुआ था ना, हर कदम अल्कोहलिक्स अनोनिमस का एक एक कदम पीन मार मार के धीरे 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 उस फुग्गे को पिचका देता है, और उसके अपने वास्तविक रूप में मैं आ जाता हूँ। वास्तविक रूप क्या होता है मेरा, कि मैं समाज में रहने वाला एक प्राणी हूँ, पारिवारिक आदमी हूँ। परिवार से मुझे प्यार होना चाहिए, समाज से प्यार होना चाहिए, अब मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस के प्रोग्राम से भी प्यार होना चाहिए, अल्कोहलिक्स अनोनिमस के व्यक्तियों से प्यार होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, यहाँ पर भी मेरी होशियारी काम करती है कि अरे उसको बोला था तो उसने वो कदम ही नहीं लिया, वो तो ऐसी शेयरिंग कर रहा था, तो वैसा बोल रहा था। अरे भाई, मैं उसके लिए आया हूँ यहाँ पर कि अपने लिए आया हूँ? ये मुझे यहाँ सीखने को मिला। मैं दूसरों की बुराइयां ए में भी करना शुरू करता था, गॉसिप। तब मुझे ये प्रोग्राम बताना चाहता था कि भाई लोग क्या कर रहे हो छोड़ यार, तू उनके लिए नहीं आया है, तू अपने लिए आया है, अपने तरफ ध्यान दे भाई। अगर तू अपने तरफ ध्यान नहीं देगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगे, तू रुक जाएगा, फोकस हट जाएगा। मेरा फोकस वो अर्जुन के तीर जैसा होना चाहिए, उसको पक्षी की आंख ही दिखना चाहिए, वैसे मुझे एक ही चीज दिखना चाहिए, मुझ में बदलाव मैं कैसे लाऊं, कहाँ कहाँ कमियां हैं मेरे में, दूसरों में नहीं। गांव भरे में कमियां दिखती है मुझे, दूसरों में गलतियां दिखती है, मुझ में दिखती ही नहीं। अगर ऐसी बात है तो गड़बड़ है भाई, मुझे अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। और ये प्रोग्राम लेने के बाद एक बहुत अच्छी चीज डेवलप हो जाती है हमारे जैसे अल्कोहलिक के मन के अंदर। हमको किसी से कोई शिकायत ही नहीं होती, ना परिस्थिति से ना किसी व्यक्ति से। हर व्यक्ति अच्छा लगने लगता है। ये बड़ी खूबसूरत बात आती है, बहुत ही खूबसूरत बात है ये। लेकिन ये बात लाने के लिए ये जो प्रोग्राम है इसको गौर से और मेहनत से लेना बहुत जरूरी है। तो मित्रों, आप लोगों ने मुझे गौर से सुना, मेरी पर्सनालिटी में जो भी बदलाव हुआ आपके सामने है, और मैं अभी भी कोशिश में लगा हूँ, बहुत सारे काम मुझे अभी भी करना है। तो आपकी मदद मुझे रहेगी तो मैं आगे भी बहुत अच्छा अपने आप को डेवलप कर पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुधीर भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।